जिन जिन महापुरुष और महानायक ने सभी मजलूम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दी, उन सभी महानायक और तमाम लोगों को, महानायक को सबसे पहले मैं अभिवादन करता हूँ। और इस शाहीन बाग यवतमाल की कमेटी, जिन्होंने शायद 15 दिन से इस प्रोग्राम का आयोजन किया और अमन से चलाया और चलते आ रहा है, उन सभी शाहीन बाग की कमेटियों को सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरी बात रखने के लिए मौका दिया। और आज यहाँ उपस्थित सभी साथियों को सबसे पहले सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज मैं जो सब्जेक्ट रखने जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट भारत के बाहर भी चल रहा है और पूरे भारत में इसका बवाल खड़ा हुआ है। और दिल्ली में जो शाहीन बाग बनाया गया, तो किस लिए बनाया गया? जो एनआरसी कानून है, जो मुस्लिमों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए बोलो, क्योंकि आज तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया। और जो सीएए है और उसके प्रोटेक्शन में जो दिल्ली में शाहीन बाग का प्रोग्राम चला गया, उसके धरती पर यहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया, प्रोटेस्ट का प्रोग्राम चलाया। तो इसलिए मैं आपका सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिमों में जागृति जो है बहुत बड़े पैमाने पर आ गई है और ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ कमियां खामियां हैं आंदोलन की, क्योंकि जो एनआरसी है, सीएए है, इससे केवल मात्र मुस्लिमों को खतरा नहीं है। आपको मालूम होगा, अभी सरकार बोल रही है कि एनआरसी जो है हमने पीछे लिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया और क्यों कहा? क्योंकि उनको मालूम है अभी पूरे भारत में अपना जो मूवमेंट है, ये प्रोटेस्ट का मूवमेंट है, ये बहुत बढ़ रहा है, इसलिए उन्होंने पीछे लिया। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा, आपने शक्तिमान सीरियल कभी देखी होगी, तो उसमें जो गंगाधर था वही शक्तिमान है, क्योंकि एनपीए जो है वो एनआरसी है। अपने को ऐसा लग रहा है भाई कि पीछे लिया, वो पीछे नहीं लिया, क्योंकि वो मालूम है वो जो शेर है ना, वो शेर है। और शेर क्या करता मालूम है? शेर कभी अहिंसक नहीं हो सकता। वो पीछे गया, लेकिन शेर कभी अहिंसक नहीं होता, क्योंकि वो तो खाता ही है, उसका धर्म है खाना। वो भी पीछे गया, लेकिन वो झपटा मारने के लिए पीछे गया है, वो डर रहा भी नहीं। क्योंकि आज मोदी साहब का आपने भाषण सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि हम पीछे नहीं लेंगे। इसलिए हम लोगों को तैयारी करनी होगी, क्योंकि जंग उन्होंने छेड़ी है। और मैं जिस कैटेगरी से आता हूँ, उस कैटेगरी से 2000 सालों से, उस कैटेगरी को 2000 सालों से दबाए रखा था। और आप जो मुस्लिम लोग हैं, ये 60-70 साल के मजलूम लोग हैं, और हम 2000 साल से मजलूम लोग हैं। तो हम लोगों को इत्तेहाद कायम करना होगा, तब जाकर हम लोग आंदोलन को सक्सेस कर पाएंगे। आज जो एनआरसी का मसला है, वो आसाम से शुरू हुआ। आसाम स्टेट में ऐसा क्या है भाई कि आसाम से शुरू हुआ? उन्होंने बताया, पाकिस्तान का नाम लेकर सरकार ने बताया कि जो कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में
जो कोई हिंदू लोग है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है भाई, अन्याय हो रहा है। फिर अपने लोगों को लगा सही है, आने दो भाई, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में कहीं पर भी जिन लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा हो और उनको अगर बसाना चाहते हो तो अपने देश में बसाया जा सकता है। इसका कानून है। कानून कैसा है? क्योंकि जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये इंडिया ही है। जब विभाजन हुआ तब कानून में लिखा गया ड्यूअल वोटिंग, दोबारा नागरिकत्व। यानी भारत के बाहर जो गए वाले लोग हैं, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनको दोबारा नागरिकत्व मिल सकता है। और जो सीएए है, ये 1955 का कानून है, सिटीजनशिप एक्ट, ये 1955 को बनाया गया और उसको 2004 में अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट क्यों किया गया? कि उसमें सुधार चाहिए भाई। सुधार क्यों चाहिए? जैसे को मैंने आपको बताया कि जो जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, अपने देश के लोग हैं, पाकिस्तान रहते हैं, बांग्लादेश रहते हैं, तो उसके लिए अमेंडमेंट होना चाहिए। और 2012 में भी उसमें अमेंडमेंट किया और अभी की गवर्नमेंट में जो लाया हुआ कानून है वो उसी अमेंडमेंट का कानून है। और उन्होंने बताया कि हम लोग उनको लाना चाहते, बसाना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? यहाँ के जो लोग हैं, कौन कौन है यहाँ पे उधर गए वाले, उन्होंने बताया कि उधर के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उधर के जो सिख लोग हैं, उधर के क्रिश्चियन हैं, उधर के हिंदू हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको बसाएंगे। उसमें मुसलमान का नाम नहीं, उसने लिया भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान में 15 आर्टिकल है और 15 आर्टिकल में क्या लिखा है? किसी भी आदमी का लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सही बात है। यानी पहली बार इस कानून का उल्लंघन किया। हम लोग बोलते हैं भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है, बदल दिया गया है। इसकी जानकारी सब लोगों को होना चाहिए, इसलिए ये प्रोटेक्शन हम लोग कर रहे हैं। साथियों, ये केवल मात्र मुस्लिमों का मामला नहीं है। असम में एनआरसी लिस्ट से बाहर जो लोग हुए वो 14,48,000 है। असम में एनआरसी लिस्ट से जो बाहर है वो 14,48,000 है। उसमें से केवल मात्र 5 लाख जो लोग हैं वो मुस्लिम है। फिर बाकी लोग कौन है? तो बाकी लोग एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको ये लोग हिंदू कहते हैं। सोचो, अगर जिसने ये कानून लाया वो भी हिंदू है और जिसके ऊपर कानून थोपा वो भी हिंदू है, आप लोग सबको हिंदू मानते हैं। मैं आपको सवाल पूछता हूं, दबाने वाले लोग और दबने वाले लोग, जुल्म करने वाले लोग और मजलूम लोग, उनका धर्म एक कैसे हो सकता है? आप जुल्म करने वाले को भी हिंदू कहते हो और एससी एसटी ओबीसी को भी हिंदू कहते हो। जुल्म करने वाले का और जुल्म सहने वाले का धर्म एक नहीं हो सकता। तो पहली बात हम लोगों को समझना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया कि ये केवल मात्र मुस्लिमों का मामला नहीं है, एससी एसटी ओबीसी का मामला है। और आसाम में 5वीं और 6वीं अनुसूची है। और 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है? तो अभी भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही बात बची है, वो शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन। हम लोगों का जो कानून है, एससी का, ओबीसी का, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनका कानून वैधानिक है और शेड्यूल ट्राइब का कानून जो है संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब होता है, एक होता है राइट यानी अधिकार, एक होता है सेपरेट राइट विशेष अधिकार। विशेष अधिकार को कभी खत्म नहीं किया जा सकता,
ये बात मालूम है उन लोगों को, इसलिए उन्होंने आसाम में लागू किया और आसाम में 5वीं और 6वीं अनुसूची खत्म करने की साजिश चल रही है। इसलिए मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि आप लोग जागरूक हो गए, ये बहुत अच्छी बात है और आप लोगों की जिम्मेदारी भी है कि SC ST OBC के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी हम लोग इस आंदोलन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथियों, आने वाले समय में एक बात मैं कहना चाहता हूं, जंग उन्होंने छेड़ी है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, मैं सिद्ध कर सकता हूं डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जो 15 आर्टिकल है उसको खत्म किया गया और 15 आर्टिकल केवल मात्र संविधान का आर्टिकल नहीं है, ये दुनिया का कानून है, क्योंकि भारत ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का कानून है। संविधान भारत का कानून हो सकता है, भारत का संविधान, लेकिन दुनिया का भी एक कानून है कि अगर अपने ऊपर कोई अत्याचार, अन्याय अत्याचार हमारे देश को लोग कर रहे हो तो हम किधर जाएंगे भाई? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कानून है और उसमें लिखा है कि जो 15 आर्टिकल है ये दुनिया का कानून है और उसमें किसी भी ह्यूमन राइट, मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की सरकार ने ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया, ये भारत में पहली बार हुआ। इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में हम लोगों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि जो मजलूम लोग हैं, मजलूम कौन है? SC ST OBC है और सबसे पहले उनको जगाना होगा और जगाकर उनको जोड़ना होगा। अगर हम लोगों ने उनको जोड़ा नहीं तो क्या होगा? आइसोलेशन में हम लोग फंस सकते हैं, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहता है कि ऐसे शाहीन बाग खड़े हो जाए, भारत में शाहीन बाग खड़े हो जाए और इन लोगों को आइसोलेशन में अलग किया जाए और फिर SC ST OBC को हिंदू बनाया जाए और हिंदू मुसलमानों में फसाद लगाया जाए। ये उनकी साजिश है। अभी मुझे चिट्ठी मिली है देन करने की, लेकिन मैं 2 मिनट की मोहलत मिलेंगी। 2 मिनट आपको एक कहानी बताता हूँ। एक जंगल होता है और जंगल में एक दिन आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद सभी पावरफुल जो जानवर है वो भाग जाते हैं। उसमें एक पंछी का घोंसला होता है, सभी पंछी भाग जाते हैं, लेकिन एक पंछी रहता है, उसके पर जो है पूरे जल जाते हैं, लेकिन अकेला उड़ता है, गांव में आता है और उस जंगल के सभी पावरफुल प्राणी भी जो जानवर होते हैं वो भी गांव में आते हैं और आने के बाद सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सभी प्राणी देखते रहते हैं। लेकिन वो जो पंछी है गांव में आता है, अपनी चोंच में पानी उठाता है, आग पे डालता है, कभी गिरता है कभी उठता है, फिर भी अपना काम निरंतर करते रहता है। 16 दिन हो गए, अपना काम निरंतर चालू है। शाहीन बाग का, दिल्ली का काम निरंतर चालू है, करते रहते, सब लोग देखते रहते क्या चालू है, क्या चालू है। वो गिरता है, उसके पैर जले हुए हैं सब, उसकी जान निकलने को है, फिर भी वो एक ही काम कर रहा है, आता है, पानी उठाता है और आग पे डालता है। सब लोग हंसते हैं उसके ऊपर, क्या कर रहा है, और उसको जाके पूछते हैं बड़े लोग, ताकतवर जानवर और आदमी, और बोलते हैं कि तू इतना सा पंछी, तेरे चोंच से क्या ये आग बुझने वाली है? तो वो क्या कहता है मालूम है? मुझे मालूम है, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तब ये आग बुझाने में किसने किसने मदद की, कौन कौन था, तो मेरा नाम जरूर आएगा। इसलिए शाहीन बाग के सभी कार्यकर्ता एक पंछी की तरह है और इसलिए मैं सभी शाहीन बाग के कार्यकर्ता को शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुंडा।